हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12th हिंदी मीडियम के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के एक चैप्टर मार्केट का वीडियो समझाने जा रहा हूँ। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो अभी क्लास 11th से उत्तीर्ण होकर क्लास 12th में आने वाले हैं। वो इसके साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा जिनका वर्तमान में इस विषय का बोर्ड का पेपर होना बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वीडियो को क्रम से ध्यानपूर्वक देखने पर आप सभी बातें आसानी से समझ सकेंगे। मेरे द्वारा वाणिज्य संकाय के क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के वीडियो समय समय पर आपकी ओर भेजे जाएंगे ताकि आप घर पर ही अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें। इस वीडियो को देखने व सुनने के साथ साथ आपको इसे नोट भी करना होगा, तभी इस वीडियो का फ़ायदा होगा। जहां आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए विषय को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस कितने नंबर का है। तो आप देख पा रहे होंगे सामने की ओर कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है। और ये जो पाठ्यक्रम है भाग अ और भाग ब, पार्ट ए पार्ट बी, इसमें टोटल यूनिट की संख्या 6 है। भाग ए में भी 6 है और भाग बी में भी 6 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों ही भागों में कुल यूनिटों की संख्या 12 हो रही है। भाग अ जो है वो 50 नंबर का है और भाग ब 50 नंबर का है। इस प्रकार से ये पूरा जो पेपर है, ये प्रश्न पत्र है, ये 100 नंबर का होता है। एनुअल एग्ज़ाम में 100 में से हम जो भी अंक प्राप्त करते हैं उसका 80% निकाला जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे अगर किसी विद्यार्थी ने 100 में से 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका 80% निकाला जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे 56 अंक हैं यहाँ पर, ये उसने प्राप्त किए हैं। इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी ऐड होता है, जिसके अगर उसने अच्छे से प्रोजेक्ट वर्क किया है ताकि उसे पूरे 20 में से 20 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार उस विद्यार्थी को 100 में से 56 अंक मिलेंगे। आप ये भी अच्छे से देख सकते हैं। तो सिलेबस की हमने चर्चा कर ली है। हम पार्ट ए की ही आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो हमारा वीडियो है इसमें आज जो हम अध्ययन करेंगे अध्याय 6 का, उसका टॉपिक का जो नाम है बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण। और इसके जो अध्ययन के बिंदु है हमने अभी फ़िलहाल 2 ही लिए हैं, बाजार का अर्थ एवं परिभाषा और बाजार की विशेषताएं। आज हम इसी का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो भाग ए है अध्याय 6, इसका नाम है बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण। इसके लिए कुल 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें 1-1 नंबर के 2 आएंगे और एक 5 नंबर का प्रश्न आएगा। इस प्रकार से पूरे 7 अंक हो जाते हैं। बाजार का अर्थ एवं परिभाषा। बाजार का अर्थ, सामान्यतः बाजार का अर्थ उस स्थान से होता है जहां क्रेता और विक्रेता आकर अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। इस अर्थ के अनुसार बाजार का आशय हाट या मंडी से होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम झाबुआ शहर में रह रहे हैं और यहाँ पर साप्ताहिक लगने वाला जो बाज़ार होता है वह भी हाट होता है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो हाट में जाता है, वहीं से सामान को खरीदता है। और अगर किसी व्यक्ति को कोई माल अपना बेचना होता है तो वो भी हाट में जाता है और वहीं पर अपने माल को बेचता है। तो ये जो हमारी अवधारणा है ये पुरानी अवधारणा है, लेकिन अभी वर्तमान में क्रेता और विक्रेता को एक स्थान पर आने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसका व्यापक अर्थ बताया गया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, वरन उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने लिखा है जहाँ किसी वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, तो और स्थान विशेष से उनका कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि वर्तमान में यातायात और संचार के साधनों का इतना विकास हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठ करके अपना सामान मंगा सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने सामान को कहीं पर भी बेच सकता है। और पूरा विश्व जो है वो एक वैश्विक व्यापार की तरफ पेश हो रहा है। तो हम इसलिए यहाँ पर नवीन अवधारणा में हम कह सकते हैं कि बाजार के लिए एक क्षेत्र नहीं होता है, इनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, कोई दबाव नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और दबाव और प्रतिबंध नहीं होने के फलस्वरूप उस संपूर्ण क्षेत्र में वस्तु का मूल्य एक समान होता है। तो आप इस
के अर्थ को अच्छी तरीके से घर पे देखना और इसकी तैयारी करना। इसके बाद एक परिभाषा दे रखी है इसमें। प्रोफेसर एली के अनुसार बाजार से हमारा तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु विशेष के मूल्य का निर्धारण करने वाली विभिन्न शक्तियाँ स्वतंत्रतापूर्वक क्रियाशील होती है। बच्चों, परिभाषा के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि परिभाषा जो होती है वह किसी अर्थशास्त्री के अपने कथन होते हैं, अपने विचार होते हैं। तो जब भी परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे उनके कथन है, जैसे उनके शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं, हमें पूरे ही वैसे ही उसी रूप में ही परीक्षा में उसे देना होगा ताकि हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बाजार का अर्थ देखा है और उसके बाद प्रोफेसर एली की परिभाषा देखी है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बाजार की विशेषताओं की। अगर हम बाजार की विशेषताओं की बात करें तो बाजार की विशेषता निम्न प्रकार की होती है, जिसमें पहली आ रही है क्षेत्र। आप देख सकते हैं बाजार की जो विशेषता में पहला पॉइंट है हमारा क्षेत्र है। तो क्षेत्र के बारे में हम कह सकते हैं कि बाजार का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, अपितु उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं। अभी मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि वर्तमान समय में यातायात और संचार के साधनों का इतना विकास हो चुका है कि एक व्यापारी अपने स्थान पर बैठा हुआ विभिन्न स्थान के व्यापारी से सौदा कर सकता है। उन्हें एक स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा जो विश्व है वो वैश्विक परिवार की अवधारणा आज वर्तमान समय में विकसित हो रही है। तो ये हमने क्षेत्र की बात करी है। इसका जो दूसरा बिंदु आ रहा है एक वस्तु, ये बाजार की दूसरी विशेषता है। साधारणतः बाजार में कई वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, किंतु अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है वह एक वस्तु का होता है। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं, जैसे कपड़े का बाजार, अनाज का बाजार और सराफे का बाजार। सराफे का बाजार मतलब सोने चांदी का बाजार। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार होता है। इसका जो तीसरा बिंदु आ रहा है क्रेता एवं विक्रेता। बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों का ही होना आवश्यक है। अगर बाजार में क्रेता नहीं होगा तो विक्रेता से माल कौन खरीदेगा, और अगर बाजार में विक्रेता नहीं होगा तो क्रेता को माल कौन बेचेगा। तो ये हमारे सामने समस्या आ सकती है, इसलिए दोनों का होना नितांत ही आवश्यक है। अतः क्रेता और विक्रेता दोनों ही बाजार के आवश्यक तत्व हैं। चौथा पॉइंट आ रहा है स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता। बाजार में बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होने के साथ साथ उनमें परस्पर स्वतंत्रतापूर्ण और प्रतियोगिता का होना आवश्यक है, तभी बाजार में वस्तु के मूल्य में समानता की प्रवृत्ति होगी। अगर वह स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं है, तो मूल्य एक समान रहेगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। समस्त क्षेत्र में वस्तु का मूल्य प्राय समान रहना चाहिए। क्रेता और विक्रेताओं में आपस में कोई ठहराव या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठहराव या प्रतिबंध हो जाएगा तो मूल्य समान नहीं होगा, अलग अलग क्षेत्रों में असमान हो जाएगा। इसका पांचवा और अंतिम पॉइंट आ रहा है बाजार का पूर्ण ज्ञान। क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि बाजार में कीमत क्या चल रही है। पूर्ण ज्ञान होने पर ही कीमत के समान होने की संभावना रहती है। तो बच्चों, आज के हमने इस वीडियो में हमने बाजार का अर्थ और परिभाषा देखी है। आप देख सकते हैं इसे सामने, और बाजार का अर्थ और परिभाषा। उसके बाद हमने प्रोफेसर एली के अनुसार इसकी परिभाषा देखी है, और इसके बाद बाजार की हमने 5 विशेषताओं पे भी चर्चा की है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। आने वाले समय में और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, उसका भी घर पे बैठ के आपने अच्छे से अध्ययन करना।